गोइंग टू स्टार्ट हियर। जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें कुछ किसी को पूछना है, कोई डाउट इस सबका? लास्ट टाइम हमारा डी ग्लोबलिस कॉन्सेप्ट तक पूरा हो गया था। वो क्वेश्चन किसी को पूछ रहा हूँ वहां से, कुछ डाउट हो, मैंने कुछ तो दिया है, सारे क्वेश्चन क्लियर। डी ग्लोबलिस कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली, और एक था हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दोनों के ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चन थे। ट्राई नहीं किया आपने? ये फिजिक्स का पार्ट भी था, मैंने बोला था वहां से कर लेते एज यू लाइक। गोइंग टू स्टार्ट फर्दर हियर। टुडेस टॉपिक इज राइट नाउ। Okay, starting further. Today's topic is Heisenberg's article is now Heisenberg's uncertainty principle. The topic name is now Heisenberg's uncertainty principle. इस टॉपिक को हम ऐसे बोलते हैं, और इसकी हिंदी की बात करी जाए तो हाइजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। नोट करिए फटाफट। हेडिंग नेम इज हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिंदी में कहेंगे इसको अनिश्चितता का सिद्धांत। चलिए स्टडी करते हैं, किसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो इसको नहीं, हम एग्जांपल समझते हैं। देखो ना, सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। एग्जांपल आपके ऊपर सूट करता है, बहुत अच्छा ध्यान देना। जैसे आप सब नीट एस्पिरेंट हैं, जेई एस्पिरेंट, आप चाहते हैं हमारा कंपटीशन क्रैक हो जाए। आप सब सुनिएगा प्लीज, यहाँ टेंशन में। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थोड़ी है।
तो सिंपल वेवलेंथ है, सिंपल वेवलेंथ से वर्क फंक्शन होना है, वर्क फंक्शन में स्पेशल थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होनी चाहिए। चलो अब देखेंगे बात। चलिए कंसिडर ना, देखो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको ना, अभी बात क्लियर नहीं हुई। जैसे किसी के पास ना, ध्यान दे रहा, 2000 रुपये हैं, जस्ट 2000 रुपीज़, बात को सुनना ध्यान से। उसको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, लेकिन मोबाइल फ़ोन ना बहुत एडवांस होना चाहिए, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हो, बहुत अच्छा कैमरा हो। अब आप सोच के बताओ, क्या 2000 रुपीज़ में एक बहुत अच्छा फ़ोन मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कंपनी का फ़ोन 2000 रुपये का नहीं आता। सुनना ध्यान से, या तो आप इसको फिगर को बढ़ा लो, एक जीरो और लगा दो, या फिर फ़ोन आप ऑर्डनरी ले लो। अच्छा फ़ोन नहीं चाहिए, स्मार्टफोन मत लो, एक सिंपल फ़ोन ले लो। बात को समझ पा रहे हो? आप चाह रहे 2000 रुपये में एक बहुत अच्छा फ़ोन ले लें, दोनों काम इकट्ठे हो ही नहीं सकते। बात को सुनो ध्यान से, दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। आप 2000 रुपये में एक बहुत अच्छा फ़ोन नहीं ले पाओगे। या तो इस पैसे को बढ़ा लो, फिर अच्छा फ़ोन मिल जाएगा, या फिर फ़ोन से कंप्रोमाइज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इतने पैसों को आ जाएगा। लेकिन दोनों काम इकट्ठे तो नहीं हो सकते। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई आदमी यहाँ से कह रहा है कि मैं तुम्हें इतने रुपए का एक बहुत अच्छा फ़ोन लेके दूंगा, तो आपको उसकी बात में क्या हुआ? डाउट होगा। आपको लगेगा इसके फ़ोन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं फ़ोन ख़राब तो नहीं है, कहीं चोरी का फ़ोन तो नहीं है। बोलो, जब वो इतने रुपए का फ़ोन दे रहा, रिजल्ट में 100% क्या आएगी? अनसर्टेनिटी। इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चितता। डाउट होगा उस पर। इतने रुपए का नहीं फ़ोन मिल सकता, किसी भी कंपनी का इतने रुपए का फ़ोन नहीं आता। अगर वो दे रहा है आदमी, तो इसका मतलब कोई डाउट है, उसके जो वो रिजल्ट है कहीं ना कहीं ख़राब हो गए, पता पुलिस ने पकड़ लिया, कहीं चोरी का फ़ोन तो नहीं है, ना उसके पास बिल है ना कुछ है, तो डाउट क्रिएट होगा। बिल्कुल यही थ्योरी इस प्रिंसिपल की है, ये सिद्धांत भी यही कहता है। देखो सुनो, उसका स्टेटमेंट अभी किसी को लिखना नहीं है। ये कहता है, मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आप चाहते हो उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट क्या निकालनी है आपको? वेलोसिटी। और एग्जैक्ट निकालनी है आपको उसकी पोजीशन। आप चाहते हो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन। देखो ध्यान देना, आप दोनों को एक साथ इकट्ठे निकाल ही नहीं सकते, आपको दोनों में से एक से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो आप वेलोसिटी निकाल लो, पोजीशन मत निकालो, या पोजीशन निकाल लो, वेलोसिटी मत निकालो। अगर दोनों को इकट्ठे निकालने की कोशिश करोगे, रिजल्ट में क्या आएगी? अनसर्टेनिटी। उस रिजल्ट में ना एरर आएगी, एरर। अभी मैं एक्सपेरिमेंट से करके दिखाऊंगा। देखो इसको ना, अगर हम कंक्लूड करें, अभी लिख रहे हैं, बात को सुनना। कभी कभी हम दो चीज़ों को एक साथ अचीव नहीं कर सकते, दो चीज़ें कभी इकट्ठी नहीं मिल सकती। आप चाहते हैं कि हम पूरा एंजॉयमेंट भी करें और हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिलेक्शन के लिए आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, अपना एंजॉयमेंट बंद करके पूरा ध्यान स्टडी में लगाना पड़ेगा। और आप चाहते हो मैं पूरा एंजॉयमेंट करूँ, ठीक है, फिर डॉक्टर बनने का प्लान ही कैंसिल कर देते हैं, नहीं बनते डॉक्टर। एक चीज़ से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना, दो चीज़ें इकट्ठे अचीव नहीं होंगी। अगर दोनों को अचीव करने की कोशिश करोगे ना, तो रिजल्ट्स में क्या आएगी? अनसर्टेनिटी। इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चितता। फिर गारंटी नहीं है कि वो चीज़ हो जाएगी। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, अब ध्यान दो, अभी मुझसे आके बोल दे कि सर ये बच्चे कैसा कर रहे हैं, इनके सिलेक्शन के क्या चांस है, मैं क्या कहूँगा? सर कुछ कह नहीं सकते, सर कुछ कह नहीं सकते, मुझे ये बोलना पड़ेगा। वाई नॉट? क्यों नहीं कह सकते? ये बच्चे होमवर्क ही नहीं करते, ना बच्चों के पास बुक्स हैं, ना बच्चे एक क्वेश्चन करना पसंद नहीं करते। कल का संडे भी वेस्ट कर दिया, एक दिन पहले ऐसे ही हुआ था, वो भी वेस्ट हो गया। अब नया टॉपिक शुरू हो गया, चलता रहेगा ऐसे, चैप्टर पूरा हो जाएगा, एक भी डाउट किसी के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है? सिलेक्शन के कोई चांसेस है नहीं। लेकिन मैं क्या बोलूँगा? कुछ कह नहीं सकते, शायद हो भी जाए, किसी का मेट्रो चांस लकली हो गया, वरना तो डाउटफुल है बहुत। हाँ, अगर आप डेली होमवर्क करें, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो मैं क्या बोलूँगा? सर सिलेक्शन की पूरी गारंटी है। कुछ बच्चे तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, ये बात मैं तब कहूँगा। लेकिन अभी तो ये कहूँगा कि कुछ कह नहीं सकते। उसका रीज़न है ना, क्योंकि हम दो चीज़ों को एक साथ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं रिलैक्स मोड में रहें और भाई साहब हमारा सिलेक्शन हो जाए। इतना आसान थोड़ी ना है। लोग कोटा वोटा में इतना पढ़ रहे हैं, तो मजाक थोड़ा हो रही वहाँ पे कि सिलेक्ट हो गए। दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके वो सिलेक्ट होता है। तो सेम फॉर यू, आपके साथ भी यही पॉइंट है, आपके ऊपर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है। अब इसकी और डिटेल बढ़नी पड़ेगी, लिखो पहले इसका स्टेटमेंट। क्या आपके पास कोई डाउट नहीं होता क्या? शर्म आनी चाहिए कि अगर एक भी मैं इस चैप्टर के बाद आना बंद कर दूंगा, रियली 2 दिन में इसको पूरा कर रहा हूँ, 2 लेक्चर मेरे और हैं,
उसके बाद नो चांस एट ऑल। उसका रीज़न है आप लोग डिजर्व ही नहीं कर रहे, मेहनत नाम की चीज़ नहीं है। तो ऐसे क्या फ़ायदा, ऐसे हमें पढ़ाने से क्या फ़ायदा, ऐसे क्या हो रहा है, इससे अच्छा हम देख लेंगे अपने। देखिए स्टेटमेंट, टाइम किल होता है ऐसे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजिशन, the exact position and exact velocity. It is impossible to calculate the exact position and the exact velocity of a moving object simultaneously. It is impossible to calculate the exact position and the exact velocity of a moving object simultaneously. Of a moving object simultaneously. If we try to calculate, there will always be, if we try to calculate, there will always be an uncertainty in the result. If we try to calculate, there will always be an uncertainty in the result. There will always be an uncertainty in the result. अगर हम निकालने की कोशिश भी करते हैं ना, रिजल्ट में हमेशा क्या आएगी, हमेशा क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। रिजल्ट में हमेशा क्या आएगी, अनिश्चितता आएगी। इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी से एक्सपेरिमेंटली करके दिखाते हैं। देखो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, एकदम आ जाएगा समझ इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई न्यूक्लियस है, नाभिक, ये कोई सर्कुलर ऑर्बिट है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हम चाहते हैं हम इसकी ना एग्जैक्ट पोजीशन भी निकाल लें और एग्जैक्ट वेलोसिटी भी निकाल लें। हमारा एम है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन निकालना और साथ में एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालना। ठीक है, देखो हमने क्या किया, एग्जैक्ट पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। अगर इसको देखना है तो मेरे को एक माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये मेरी आइज़ हैं और मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ। मैं देखने के बाद इसकी पोजीशन पता लग जाएगी। ठीक है, देखने के लिए मुझे एक बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, उससे मैं उस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। अब देखिए कोई चीज़ कब दिखती है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके ऊपर लाइट गिरे, लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो, लाइट हमारी आइज़ में आए और हमारे रेटिना पे उसकी पिक्चर बन जाए। कोई चीज़ देखने के लिए जरूरी है लाइट, प्रकाश। अब क्या हुआ, हमें इस इलेक्ट्रॉन को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक कॉलम आएगी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का साइज है बहुत छोटा, बहुत ही स्मॉल होता है इलेक्ट्रॉन। जब एटम इतना स्मॉल है, सोचो इलेक्ट्रॉन कितना स्मॉल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखने के लिए एक बहुत ही कम वेवलेंथ की लाइट यूज़ करनी पड़ेगी। आपको ये बात कभी फिजिक्स से पढ़ी होगी, आपने ऑप्टिक्स में आती है। जिस चीज़ को देखना हो उसका साइज और लाइट की वेवलेंथ लगभग एक जैसे होने चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कभी एक चीज़ महसूस करी है, इस रूम में इतने सारे डस्ट पार्टिकल हैं और हमें एक भी दिखाई नहीं दे रहा। डस्ट पार्टिकल क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि डस्ट पार्टिकल हैं छोटे और लाइट की वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को देखना है तो बहुत ज़रूरी है कि वेवलेंथ बहुत कम हो, उसके साइज से मैच करे, तभी इलेक्ट्रॉन दिखेगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है। अब क्या हुआ, देखो मैंने एक बहुत कम वेवलेंथ की लाइट यूज़ कर ली, मजबूरी है। लेकिन पता है बहुत कम वेवलेंथ का मतलब क्या, एनर्जी कैसी होना, बहुत ज़्यादा होना। मुझे इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की लाइट यूज़ करनी पड़ेगी। और जब इतनी एनर्जी की लाइट यहाँ के टकराएगी, सोच के देखो आप, इसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बदलेगी। जब इतनी हाई एनर्जी की लाइट जाके वहाँ पर टकरा रही है, किसी को इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो उसकी वेलोसिटी में एकदम बदलाव आ जाएगा। उसकी वेलोसिटी मेंटेन रह ही नहीं सकती। देखो समझने की कोशिश करो, लाइट टकराएगी, टकरा के ऊपर आएगी, ठीक है, मैं देख तो लूँगा इसको, लेकिन इसकी वेलोसिटी बदल गई। देखो क्या हुआ, एग्जैक्ट पोजीशन तो आ गई,
एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं आई। सही पोजीशन पता लग गई लेकिन सही वेलोसिटी का पता नहीं लगा। अब एक काम और करते हैं, इस बार एक काम करते हैं, हम ना लाइट की वेवलेंथ ना ज़्यादा ले लेते हैं। ज़्यादा लेने से ये फ़ायदा होगा, एनर्जी कम हो जाएगी तो वेलोसिटी बदलने के चांस कम हो जाएंगे। अब ज़्यादा होने से क्या हुआ, ठीक है उसकी वेलोसिटी नहीं बदली, लेकिन पता है इस बार प्रॉब्लम क्या आई, इस बार प्रॉब्लम क्या आई, ज़्यादा वेवलेंथ से उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं लग पा रही। देखो समझो आप, दोनों में से किसी एक से कंप्रोमाइज, एक समझौता करना पड़ेगा। दोनों इकट्ठे नहीं मिल पा रहे, या तो ये मिल जाए ये ना मिले, या फिर ये मिल जाए ये ना मिले। हम चाहते हैं दोनों को एक साथ अचीव करना, कभी भी नहीं हो सकता। इसी का नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। देखो इसका एक्सप्रेशन मैथमेटिकली ऐसे होता है, इसका ड्राइवेशन नहीं करना हमें। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। देखो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह करने वाले हैं सारे यहाँ से करने वाले हैं। ये डेल्टा एक्स क्या है, दैट्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन along एक्स एक्सिस, along एक्स एक्सिस, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन along एक्स एक्सिस। ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने यहाँ पे एक्स लिया तो यहाँ पे भी एक्स लूँगा। ये डेल्टा पी एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। देखो ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, ये बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे एक्स आएगा तो यहाँ पे भी एक्स आएगा, अगर यहाँ पे वाई आएगा तो यहाँ पे भी वाई आएगा। जैसे मान लो को डेल्टा वाई करना चाहते हैं तो डेल्टा वाई ले ले, तो उसको फिर डेल्टा पी वाई लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हाँ ऐसे कभी नहीं होगा कि एक एक्स हो जाए एक वाई हो जाए। देखो उसका रीज़न सुनो। देखो ये क्वेश्चन इस बार आने के पूरे चांस है। अगर किसी ने इसमें से एक को तो एक्स कर दिया और एक कर दिया वाई, देखो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। ये डॉट प्रोडक्ट और ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0। देखो ये रिजल्ट 0 मिल जाएगा। इसकी बात नहीं हो रही इस प्रिंसिपल के हिसाब से। अगर ये एक्स तो ये भी एक्स, ये वाई तो ये भी वाई। अगर मैटर ऑफ चांस को जेड करता है तो दोनों जेड करने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग का जो ये जो प्रिंसिपल है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये हमें पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात और है, इसमें आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये वैल्यू इसके इक्वली पॉसिबल है, इससे बड़ी भी हो सकती है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इक्वल मान के चलेंगे। हम न्यूमेरिकल्स के लिए दोनों को इक्वल मान के चलेंगे, हम ना कम से कम एरर मान के चलेंगे। तो हमें उसके लिए इक्वल साइन लगाना पड़ेगा। वैसे तो कोई लिमिट ही नहीं है मैक्सिमम की, तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम इक्वल लेके चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसा ऑनेस्ट बनिए। जब तक आप ईमानदार रहिए ना तो भूल जाइए, कोई चांसेस ही नहीं सिलेक्शन के। आपसे यहाँ पे लाख आते रहे। उसका नाम होता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोनों चीज़ें आपको एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगी, दोनों में से एक से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और दोनों को एक साथ निकालने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी आएगी। in position as well as momentum.
ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, वाई है तो वाई है, जेड है तो जेड है। देखो वो क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस पर, अगर एक को एक्स कर दिया और एक को वाई किया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए हम इक्वल साइन लेके चलेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में हमें इक्वल लेके चलना पड़ेगा तब जाके सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। चलिए फाइनल हो गया, उम्मीद है सबने नोट कर लिया। ओके, ये फाइनल है। अब देखिए इस पे एक लिमिटेशन भी है इस लॉ के अंदर। देखिए हेडिंग लिमिटेशन, अब इसकी सीरियस लिमिटेशन भी है, लिख लीजिएगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। आपको याद होगा इस तरह का स्टेटमेंट हमारा पिछली बार भी आ चुका है, वो हमने सीखा था डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट। वहाँ भी यही आया था कि एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। आज भी यही प्रिंसिपल है, यही पॉइंट है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक। आप इसको मैक्रोस्कोपिक पे नहीं लगा सकते, और प्रैक्टिकल लाइफ के सारे ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, मैक्रोस्कोपिक, वहाँ लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। इससे छोटे पार्टिकल्स पे लगेगा जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक सीरियस लिमिटेशन ये है। अगला हेडिंग नोट कीजिए, सिग्निफिकेंस। अब देखो इस लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है। देखो इसकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन इस बार IITs में आया था। देखो सिग्निफिकेंस क्या है। आपने कभी इस चैप्टर में बोर्ड्स मॉडल पढ़ा होगा, और बोर्ड्स मॉडल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती थी। उसने ये कहा था कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स का एक डेफिनेट पाथ होता है। ये बात बोर ने कही थी। इलेक्ट्रॉन डेफिनेट पाथ पे घूमते रहते हैं, एक बिल्कुल निश्चित पथ है। लेकिन ये बात ना इस प्रिंसिपल से फेल हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी डेफिनेट नहीं है। कोई डेफिनेट निकाल ही नहीं सकता। अगर कोई इसकी पोजीशन निकालने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट में क्या आएगी, अनसर्टेनिटी। अभी हमने सीखा, देखो डेफिनेट पाथ वाला कॉन्सेप्ट फेल है। ये साफ हिंट कर रहा है कि इसने क्या करा, इसने डेफिनेट पाथ वाली बात को रिजेक्ट कर दिया। द क्लियर रिजेक्शन ऑफ डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री। तो ये इसका सीरियस ड्रॉबैक है, मतलब सिग्निफिकेंस रहेगा, नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रिजेक्शन ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये बात फेल हो जाती है। बोर मॉडल में ये सिखाते हैं कि डेफिनेट पाथ होता है, तो डेफिनेट पाथ, डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री, कुछ भी कह सकते हैं। ये बात फेल है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो इसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर रहा हूं मैं। एन इलेक्ट्रॉन, आपको बेकार, आप लोग पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, टाइम वेस्ट होता है ना अननेसेसरली, क्या बताना। एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। देखो ये बात तो वेल नोन है, कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रह ही नहीं सकता, कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जस्ट इम्पॉसिबल। इस बात को हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं इस लॉ की हेल्प से। हम चाहे ना इस प्रिंसिपल से मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, लेकिन अब इस पर हम डिबेट नहीं करते। इस सेंटेंस को सीधा याद कर लो, आपका याद ही करने में ज़्यादा ट्रस्ट है तो लर्न कर लीजिए एज यू लाइक। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ये प्रिंसिपल हमारा पूरा हो गया, ठीक है, डन। कॉपी करना कर लो उसको, ठीक है। अगला हेडिंग है इसके बाद एटॉमिक मॉडल्स। अगला हेडिंग हमारा एटॉमिक मॉडल्स रहेगा। एटॉमिक मॉडल्स में 4 मॉडल्स पढ़ने होंगे। एक तो हमारा थॉमसन मॉडल आएगा, ये ओल्डेस्ट मॉडल है, थॉमसन मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, देन बोर्स मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्स मॉडल।
और एक जो आजकल की मॉडर्न साइंस होती है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। देखो हमें ये 4 मॉडल पढ़ने होंगे, इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये 4 मॉडल हमें पढ़ने होंगे। आप बस देखिए शुरू करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो स्टार्टिंग पहले थॉमसन मॉडल से कर, सबसे पुराना मॉडल है ये, ओल्डेस्ट मॉडल, थॉमसन्स मॉडल। देखो थॉमसन मॉडल क्या बोलता है, जरा ध्यान देना, इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं इसको, पता पड़ा हुआ तो। देखो इसमें इस मॉडल में एटम किस तरह से होता है। एटम के अंदर ना सब ध्यान देना, ये एक स्फेयर है, मान लो ये हमारा सारा पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, पॉजिटिवली चार्ज। ये जो थ्योरी है ना, एटम को ऐसे मानती है कि हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, ठीक है। एक सोचो एक स्फेयर, सारा चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव है और उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप होते हैं। देखो ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, तो जो कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। देखो ये इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसमें ट्रैप्ड है ऐसे। वैसे चार्ज पूरे में पॉजिटिव है, वैसे पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड है ऐसे। ये हमारा थॉमसन मॉडल मानता है, मतलब एटम को ऐसे मानते हैं। ये ना सबसे पुराना मॉडल है। उस टाइम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, इसमें कोई न्यूट्रॉन की बात नहीं करी गई। न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं थी, न्यूक्लियस के बारे में कोई बात नहीं करी। उस टाइम किसी को न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था। अभी कॉपी मत करना, ये सबसे पुराना मॉडल है, ना तो न्यूक्लियस की बात होगी, ना इसमें कोई हम लोग न्यूट्रॉन की बात करेंगे। किसी को ये भी नहीं मालूम था कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स की नॉलेज नहीं थी। देखो इसमें कोई ऑर्बिट नहीं बनाए गए, सिंपल एक स्फेयर लेके सारा पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर दिया। देखो ये ध्यान देना, उस टाइम एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी, इस मॉडल का एक फ़ायदा था। ड्रॉबैक्स तो बहुत सारे थे, एक नहीं पता नहीं कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं। आजकल तो कोई इसका यूज़ भी नहीं है भाई। न्यूक्लियस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, न्यूट्रॉन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, ऑर्बिट्स के बारे में कोई बात नहीं करी गई। ये सब चीज़ें इसका मतलब है, मतलब फेल, इसके मॉडल के सब ड्रॉबैक्स हैं। हाँ, अगर हम लोग बात करें कि इसका एक बेनिफिट भी था, क्या सिग्निफिकेंस था, इसके 2 सिग्निफिकेंस थे। इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये क्या करता है, एटम की ना स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकता है। सोच के देखो आप, देखो बड़ा सिंपल सा रीज़न है भाई, सारे में तो पॉजिटिव चार्ज है और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, तो प्लस माइनस में कितना अट्रैक्शन हो रहा होगा। अट्रैक्शन से क्या होता है, एनर्जी का लॉस, एनर्जी लॉस से आती है स्टेबिलिटी। तो ये एक्सप्लेन करता है कि एटम स्टेबल क्यों है, एटम स्टेबल क्यों है, ये इसने एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम जब ये डिस्कवर हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और कहीं से बाहर से आ भी सकते हैं। इसका एक बेनिफिट और है, इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ये आयंस के बनने को एक्सप्लेन कर देता है। देखो ये भी बहुत बड़ी बात है, आयन बनते हैं तो उसके पीछे का रीज़न पता लग गया कि आयन क्यों बन सकते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जाने के लिए आने के लिए फ्री है, इलेक्ट्रॉन जाने आने से आयन बनते हैं। तो ये इसके 2 सिग्निफिकेंस थी, मतलब उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था ये, लेकिन आजकल के सिनारियो में तो कोई यूज़ भी नहीं है, फेल मॉडल है। आप मेंशन कर सकते हैं फटाफट पे। थॉमसन्स मॉडल ओल्डेस्ट मॉडल है।
इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर देता है। व्हाई इज एटम स्टेबल? ठीक है, दैट इज फिनिश। ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है, सभी नोट कर लिया उम्मीद है। नेक्स्ट मॉडल है, इससे बेटर है, रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल, देखो इस मॉडल की एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। रदरफोर्ड ने, आपको पता हुआ, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, नाभिक की खोज। देखो इसने बताया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। देखो सब ध्यान देना, इसने एक एटम को क्या माना था, देखो जरा ध्यान दो। इसने एटम को ऐसे प्रपोज किया था। इसने कहा था कि जो एटम है ना, वो लाइक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सन बीच में है, ऐसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस बीच में है। जैसे सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स घूमते हैं, ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। तो ये बात नो डाउट यह रदरफोर्ड ने प्रपोज की थी। बहुत सही मॉडल था अपने आप में ये। क्लियर? अगर हम बोलते हैं ना कि एटम जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, तो यहीं से पता लग जाता है। जैसे सन बीच में है, ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियस बीच में है। जैसे हम आप प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, एकदम दोनों में सिमिलैरिटी दिख जाती है। लेकिन हुआ गया, ध्यान देना, इसके अंदर भी एक ड्रॉबैक था। देखो वो ड्रॉबैक क्या था। देखो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन ना सर्कुलर पाथ पे लगातार घूमते रहता है। देखो जरा सब ध्यान देना, देखो जरा सब अटेंशन पे करना, थोड़ी सी फिजिक्स लगानी पड़ेगी हमें। ये इलेक्ट्रॉन एक पाथ पे घूम रहा है। देखिए सबको पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है, चार्ज, उसके पास चार्ज होता है। और आपको ये भी पता होगा शायद, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमता है ना, सर्कुलर पाथ है, सबको दिख रहा है, चाहे उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, चाहे उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, उसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है। एक्सेलरेशन क्यों? चाहे यूनिफॉर्म स्पीड है, उसके डायरेक्शन बदल रही है अलग अलग। डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदलेगी, और वेलोसिटी बदलने से क्या आता है? एक्सेलरेशन। देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन ना एक एक्सेलरेटेड चार्ज बॉडी है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक्सेलरेटेड चार्ज बॉडी, एक्सेलरेशन भी है उसमें, चार्ज भी है। और एक ब्रांच होती है फिजिक्स में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एक ब्रांच का नाम होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये ब्रांच पता क्या बोलती है? अगर एक चार्ज बॉडी विद एक्सेलरेशन घूमेगी ना, तो वो अपने में से क्या करेगी? रेडिएशंस निकालेगी। देखो इसमें से रेडिएशन निकलेंगे पक्का। इस ब्रांच के हिसाब से इसको रेडिएशन निकालने चाहिए, और अगर इसने रेडिएशन निकाले तो उसकी एनर्जी घट जाएगी। और जब एनर्जी घटेगी, देखो सुनो, इसका ये पाथ ना श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। देखो आप, देखो इसका पाथ सिकुड़ जाएगा। और ऐसे करते करते कभी ना कभी इसे कहाँ गिर जाना चाहिए? न्यूक्लियस में। और अगर ये न्यूक्लियस में आ गया तो फिर तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, फिर एटम रह ही नहीं सकता, फिर एटम स्टेबल नहीं हो सकता। एटम मस्ट बी अनस्टेबल। देखो अगर हम रदरफोर्ड की बात को मानते हैं ना, तो एटम को अनस्टेबल होना चाहिए, और होता है एटम स्टेबल है। तो ये इस ड्रॉबैक, इस वाले मॉडल में सीरियस ड्रॉबैक है। इस मॉडल में ये सबसे बड़ी कमी है। इसके हिसाब से एटम को अनस्टेबल होना चाहिए, जबकि एटम कैसा होता है? स्टेबल होता है। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखो थॉमसन से थोड़ा बेटर तो हुआ, न्यूक्लियस की बात कर दी, ऑर्बिट की बात कर दी, लेकिन इस पर ड्रॉबैक क्या आ गया? इसके हिसाब से एटम को अनस्टेबल होना चाहिए, जबकि एटम प्रैक्टिकली स्टेबल है। तो ये इसके अंदर एक सीरियस ड्रॉबैक है। रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ पे फेल हो जाता है। ऐसा लिखने की जल्दी क्या हो रही है? पहले सुन तो लीजिए। वही अपना इंटर स्कूल से, कॉलेज से बाहर निकलिएगा नहीं, क्या हुआ लिखने से, क्या मिल गया? अरे मेरी बात समझ, मैंने क्या बोला समझ ही नहीं आया, वो मुझे मालूम है। नोट कीजिए, बोलता हूँ, अब लिख लीजिएगा।
दिस मॉडल सेज, पढ़ना सीखिए, पढ़ना पहले ना, जब तक पढ़ना नहीं आएगा ना तो सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, पढ़ना ही नहीं आता तो। दिस मॉडल सेज an atom is like a solar system. An atom is like a solar system. An atom is like a solar system. Like sun, nucleus is at the center. Like sun, nucleus is at the center, and electrons revolve around it. Like sun, nucleus is at the center, and electrons revolve around it in different orbits. And electrons revolve around it in different orbits like planets. And electrons revolve around it in different orbits like planets. Like planets. ठीक है, अब नोट कीजिए हेडिंग ड्रॉबैक्स। देखिए फर्स्ट सीरियस ड्रॉबैक क्या रहेगा इसका, एक ही ड्रॉबैक लिखवाते हैं। देखिए एज electrons are charged accelerated body, electrons are charged accelerated bodies कर दीजिएगा। electrons are charged accelerated bodies, कॉमा लगा लेना, accelerated charged bodies। अब लिखिएगा according to electrodynamics, according to electrodynamics, a charged accelerated body, according to electrodynamics, a charged accelerated body emits electromagnetic radiations, electromagnetic radiations, it causes loss of energy, it causes loss of energy it means an electron cannot maintain its path, and after some time it must fall in the nucleus, and after some time it must fall in the nucleus, and after some time it must fall in the nucleus, it must fall in the nucleus. It shows an atom must be unstable. It shows an atom must be unstable. It shows an atom must be unstable. But practically it does not happen. An atom must be unstable,
बट प्रैक्टिकली इट डज नॉट हैपन। ऐसा होता नहीं है। साफ हिंट कर रहा है कि रदरफोर्ड के पास एटम की स्टेबिलिटी का कोई आंसर नहीं। उसके हिसाब से तो एटम को अनस्टेबल होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली एटम स्टेबल। दैट वाज अ सीरियस ड्रॉबैक इन द रदरफोर्ड्स मॉडल। दैट इज आल्सो फाइन। नेक्स्ट इज called here, that is termed as Bohr's model. That's very very important here. Most important topic. तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कॉम्पिटिशन। बोर्स मॉडल, नील्स बोर, वेल नोन फिजिसिस्ट। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो बोर्स के क्या क्या पॉइंट्स थे। देखो बोर का पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अभी रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ, न्यूक्लियस बीच में था और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम रहे थे। देखो अब यहाँ पर ना बोर ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी। बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं और उन ऑर्बिट में घूमते हैं जहाँ पे उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। देखो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोर ने अपने आप को सेव कर लिया। इस बात का आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था ना। बोर ने जानबूझ के अपने आप को सेव कर लिया। बोर ने कह दिया इलेक्ट्रॉन घूम ही वहाँ रहे हैं जहाँ पे एनर्जी बदलेगी। वो जो प्रिंसिपल था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वो गलत नहीं था, वो तो अभी भी चल रहा है। लेकिन बोर ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। उसने क्या करा, ये बोला इलेक्ट्रॉन वहाँ घूम रहे हैं जहाँ पे एनर्जी में चेंज ही नहीं आएगी। और उन ऑर्बिट का नाम क्या था, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। उनका नाम रखा था स्टेशनरी ऑर्बिट्स। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बोर ने एक नया कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इससे पहले सिर्फ ऑर्बिट कहते थे, अब बोलना पड़ेगा स्टेशनरी ऑर्बिट। मैं लिखवा दूंगा, इसी का नाम होता है नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट्स। ये वो ऑर्बिट्स हैं जहाँ पे बोर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने में से एनर्जी नहीं निकालता। नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट्स कहते हैं। यहाँ पे उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बदलेगी नहीं एनर्जी। जब एनर्जी में चेंज ही नहीं आएगा तो इसका मतलब एटम स्टेबल रहेगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था अपने यहाँ पे। और स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे रुका हुआ नहीं है। इसका मतलब उसकी एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तो बोर ने एक नया कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया। एक साल लिखवा देंगे। दूसरी बात बोर ने ये बोली थी इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट पे तो घूमते नहीं, ये तो पढ़ लिया अभी आपने। बोर ने एक रेस्ट्रिक्शन और लगाई, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट पे घूमते हैं जहाँ पे उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का होल नंबर मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमते हैं जहाँ पे उनका मोमेंटम h/2π का होल नंबर मल्टीपल। इसका मतलब जो n है ना यहाँ पर, ये होल नंबर होना चाहिए। अगर आपने n की वैल्यू 1 रख दी तो क्या आएगा, mvr की वैल्यू 1h/2π। अगर आपने n को 2 रख दिया, मोमेंटम आएगा 2h/2π। 3 रख दिया, 3h/2π। देखो जहाँ पे इस तरह से मोमेंटम आएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। n यहाँ पे होल नंबर ही होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये n स्ट्रिक्टली यहाँ पे होल नंबर हो, n के यहाँ पे और कोई नंबर इसके अलावा अलाउड ही नहीं। ये होल नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पे और कोई नंबर ले ही नहीं सकते, 1 2 3 4 इस तरह से। अगर ये होल नंबर आता रहा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसके पीछे बहुत डेप्थ है, देखते हैं अभी क्या हो सकता है। इन दोनों पॉइंट्स को लिखो आप, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू बोर electrons are found in those orbits. According to Bohr, electrons are found in those orbits. Electrons are found in those orbits in which their energy remain constant. Electrons are found in those orbits in which their energy remains constant, called stationary orbits. Or non-radiative orbits. Stationary orbits or
नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से लिखना लिख सकते हैं अगर वर्ड क्लियर ना हो तो। इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में रहेंगे ही, सिर्फ वहाँ रहेंगे जहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, उन्हीं का नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट और नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट्स। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन दोज ऑर्बिट्स। सेकंड पॉइंट की बात हो रही है, electrons are found in those orbits in which their angular momentum is a whole number multiple of h upon 2 pi. Angular momentum is a whole number multiple of h upon 2 pi. Is a whole number multiple of h upon 2 pi. यहाँ से लिख लेना एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, और एन यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एन कैन बी 1 2 3 4 एंड सो। यहाँ पे एन कभी जीरो नहीं होगा, एन कभी यहाँ डेसिमल में नहीं होगा, एन हमेशा यहाँ पे होल नंबर ही होना चाहिए। आपको याद होगा पहले भी एक दिन एक फॉर्मूले में ऐसा पॉइंट आया था, क्या बोलते थे इसको? क्वांटाइजेशन। गुड, इसका नाम था क्वांटाइजेशन। देखो बोर ने भी अपनी थ्योरी में क्वांटाइजेशन को इन्वॉल्व किया। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। उसने यहाँ पे क्वांटाइजेशन को इन्वॉल्व किया बिकॉज उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि ऐसा नहीं कि एन को भी वैल्यू है, एन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही अलाउड, तो इसे क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो ये मॉडल का दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट पे आते हैं इसके, देखो ध्यान देना। तीसरा पॉइंट ये था, सब सुनिएगा, जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स बने हुए हैं। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है सपोज टू, आप चाहते हैं कि इसको मैं यहाँ से ना ऊपर ले जाऊँ, मतलब आप लोअर ऑर्बिट से इसको हायर ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तभी वो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा। एक बात और है, जब वो हायर से लोअर आएगा उसको एनर्जी अपने में से रिलीज़ करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, तभी वो हायर से लोअर में आ सकता है। और जब वो एनर्जी निकालेगा ना, वो जो एनर्जी निकालेगा किस फॉर्म में निकालेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसको अपने में से रेडिएशन निकालने पड़ेंगे ये वाले। देखो दोबारा सुन लें, जब वो लोअर से हायर में गया तो आपने इसको एनर्जी दी, जब उसको हीट की फॉर्म में दो, उसको पोटेंशियल की फॉर्म में दो, बहुत तरीके होते हैं एनर्जी देने के। वो एनर्जी लिए बिना लोअर से हायर में नहीं जाएगा, लेकिन जब वो हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी अपने में से निकालेगा, और किस फॉर्म में निकालेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लिख लीजिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If an electron transfers from lower orbit to higher orbit, if an electron transfers from lower orbit to higher orbit, it is possible by gaining energy. It is possible by gaining energy. ये पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन गेन करने के, एनर्जी गेन करने के। बिना एनर्जी गेन किए वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा ही नहीं सकता। इट इज पॉसिबल बाय गेनिंग एनर्जी। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, if it moves from higher orbit to lower orbit, if it moves from higher orbit to lower orbit, if it moves from higher orbit to lower orbit, it releases energy. It releases energy in the form of electromagnetic radiations. If it moves from higher orbit to lower orbit, it releases energy in the form of electromagnetic radiations. In the form of electromagnetic radiations.
अगर वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है एनर्जी निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। डिसाइडेड। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा, अब कुछ ना फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, इनके ड्राइवेशन भी हम देख लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला सबको भी लर्न करना है, हम इसको ड्राइव भी कर लेंगे। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये दोनों स्क्वायर है, ध्यान रखना। Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और जो n है ना वो आप ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हो, शेल नंबर भी कह सकते हो, एक ही बात है, और एनर्जी लेवल नंबर भी कह सकते हो। ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर और एनर्जी लेवल नंबर, इसको हिंदी में ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो जो मर्जी वर्ड यू पे यूज़ कर लो, एक ही मतलब है सब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लेना। डायरेक्टली आपको यूज़ करना है, बाकी हम इसके ऊपर ड्राइवेशन जरूर देखेंगे। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद एक रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने का फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला है R0 × n²/z। देखो ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने का फॉर्मूला, ये भी ड्राइव करेंगे। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, इसको भी ड्राइव करेंगे। इसमें जो ये R0 वाली वैल्यू है ना, इसे कहते हैं बोर्ड्स रेडियस, इसका नाम बोर्ड्स रेडियस होता है। देखो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने n को 1 रख दिया और z को भी 1 रख दिया तो दोनों रेडियस सेम हो जाएंगे। देखो दोनों रेडियस सेम हो गए, इसे हम कहते हैं बोर्ड्स रेडियस। इसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। देखो ये वैल्यू भी लर्न करना, हमको ड्राइव तो कर ही लेंगे, आपको डायरेक्टली यूज़ करना है। वैसे ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं इसको। ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की कभी एनर्जी निकालनी हो, इस वाले फॉर्मूले से निकालिए, ठीक है। एक बार नोट करो दोनों फॉर्मूलास, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला और रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने का फॉर्मूला। -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z को एटॉमिक नंबर कहते हैं और n को बोलते हैं ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर, एनर्जी लेवल नंबर। ये लास्ट वर्ड लेवल है, एनर्जी लेवल नंबर, एक ही मतलब है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, इसको लर्न कर लीजिएगा। और एक रेडियस ऑफ ऑर्बिट, अभी अगर आपको ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, इस वाले फॉर्मूले से निकालिएगा। इसका स्पेशल नाम है, इसको बोर्ड्स रेडियस कहते हैं। जब n की वैल्यू 1 होती है और z की वैल्यू 1 होती है तो ये डिफाइन होती है। इसकी वैल्यू है 0.529। ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये दोनों फॉर्मूले रन कर लिए हमने। एक होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग, ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। और अभी इन सबको ड्राइव भी करेंगे। इसकी वैल्यू होती है 2.18 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। देखो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और n यहाँ पे फिर से ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल नंबर है, एक ही मतलब। 2.18 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए, अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, इनके बिना क्वेश्चन नहीं।
ठीक है, ये सब बच्चों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इनको डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ना एक छोटी सी बात इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस कर लेनी चाहिए। ठीक है, सब नोट कर लिया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आई है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। देखो इस फॉर्मूले में एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो इसमें एनर्जी है ना वो निगेटिव है। देखो और आप ध्यान से देखें, इसे माइनस साइन आ रहा है, ऐसा रेयरली होता है निगेटिव एनर्जी। ये बहुत बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव है। निगेटिव, आप में से किसी को पता है निगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है? कहीं पे एनर्जी का साइन निगेटिव है, ऐसा रेयरली आता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताइए, कुछ कह रहे? हाँ जी, एक्सोथर्मी, वो एंथैल्पी होती है, उसको एंथैल्पी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात हो रही है, वो रिएक्शन होती है, जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी मतलब ही नहीं है इसका। किसी को बॉयज़ को बोलना बताए नेगेटिव एनर्जी, कभी पढ़ा तो बताइए। चलो मैं सिखा, इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है, अब सुनना ध्यान से। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ की ना अपनी एनर्जी नहीं होती है, उसकी अपनी एनर्जी नहीं है। सुन लो ध्यान से एक मिनट। ये हमारा कोई एटम है, सबको पता है ये ऑर्बिट है, इस पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? उसकी अपनी नहीं है, उसमें न्यूक्लियस ने क्रिएट की होती है। न्यूक्लियस ने उसको अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, उसमें एनर्जी आ गई और वो घूमने लग गया। अगर न्यूक्लियस यहाँ से अट्रैक्ट करना बंद कर देना तो ये घूमना बंद कर देगा। दैट्स इंपॉर्टेंट, सोच के देखो आप। इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी क्रिएट की जाती है। कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है, वो उसमें एनर्जी लेके आ रहा है, तभी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लो इसका बहुत अच्छा एक प्रूफ है। आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के बहुत दूर ले जाओ, इसको ले जाओ एट इन्फिनिटी, इसको अनंत पे ले जाओ, वो घूमना ही बंद कर देगा। वो घूमना बंद कर देगा, क्यों? उसका न्यूक्लियस के साथ कोई अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा। जब उसका आकर्षण नहीं हो रहा, उसमें एनर्जी नहीं आ रही, तो घूमेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कहीं भी आपको नेगेटिव साइन दिखाई देना, इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड, वो बाउंडेड है, उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे सुन के आपने नीट की तैयारी शुरू कर दी, आपका दोस्त कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ, चल घर में खाली चला जाता हूँ। ऐसा थोड़ा कॉम्पिटिशन रखो, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, दोस्त के चक्कर में कर रहे हो। दोस्त आ रहा है, मैं भी साथ चला जाता हूँ, चल यार कॉलोनी के चालो यार, मैं भी साथ में आता हूँ। ये क्या बात हुई? ऐसे कॉम्पिटिशन और निकलेगा। जिस दिन आपका इंटरेस्ट होगा उस दिन निकलेगा कॉम्पिटिशन, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। अभी तो ये तो बस हम देखे सब लोग आते जा रहे हैं, शायद हम घर पे खाली देश रहे हैं। ये हो रहा होगा ना कि घर पे क्या करते हैं, इससे अच्छा वहीं चले जाते हैं। ये ठीक है, आइए, मोस्ट वेलकम, लेकिन उससे कंपटीशन नहीं कराते हो। तो भूल जाइए कि सिलेक्शन का चांस है, बिल्कुल भी नहीं। तो सेम थ्योरीज है, इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी किसी ने क्रिएट की है, ऐसे कहते हैं ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड। लिख सकते हैं आप, लिख लो। नेगेटिव एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन हैज नो own energy. Electron has no own energy, own, O-W-N. इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी नहीं है, it has been created by nucleus. It has been created by nucleus. इसको न्यूक्लियस ने क्रिएट किया। Therefore, electronic energy is negative. It has been created by nucleus, therefore electronic energy is negative. तो नेगेटिव का मतलब ये होता है अपनी एनर्जी ना होना, किसी ने क्रिएट की, दैट्स वाई वो घूम रहा है। अब देखिए हम इसमें ना आज के लिए इतना ही कर पाएंगे, आज की क्लास में इतना ही होगा बस। अब देखिए अपना होमवर्क नोट लिखा आपकी बुक, आप ले लिए बुक को, अच्छा की। देखिए अपना होमवर्क नोट कर लें यहाँ पे। देखिए आज के लेक्चर जो हमारा आज की क्लास हुई ना, देखो हमने कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए।
आज की थ्योरी से ना हमारे जो क्वेश्चन कवर होते हैं वो 86 से स्टार्ट होते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। 86 से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है और 86 से लेकर 93 ये हमारे क्वेश्चन कवर हुए हैं। एक तो ये कर लीजिएगा, इन सब में लग रहा है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। उसके बाद देखो और क्या क्या हमने फिनिश किया। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे कवर हुए ना, क्वेश्चन नंबर पर्टिकुलरली 8 से स्टार्टिंग हो रही है। 8 हो गया, 9 हो गया, 12, 8, 9, 12 तो हो ही गए श्योर। 12 के बाद 18 हो गया, आप ट्राई कर सकते हो ना तो मुझसे पूछ लीजिएगा। 19, 20 से लेके आप 24 तक कर सकते हैं। 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन चैलेंज है आपके लिए, करके देखिए अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन रियली बहुत अच्छा है 26, ये भी एक ओपन चैलेंज है आपके लिए, करके देखना, मतलब कोशिश करना नहीं वो मेरे को बताना। एक 35 भी कवर हो गया हमारा, 35 क्वेश्चन भी कवर है। एक 39, 40, एक 41, एक 42 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी बहुत बार नीट वगैरह में आया है, इम्पोर्टेंट है। देखो ये सब चीज़ें आपके होमवर्क में, इनको ट्राई करिएगा। मुझसे कल आते डाउट शेयर करना, पहले इसके डाउट डिस्कस करेंगे, फिर चाहे एक भी ना हो बताना, सारे क्वेश्चन रन थ्रू मैं करवा दूँगा। आज के लिए इतना ही बस। प्रैक्टिकल भी देखे आए कॉलेज में जान आता है चले जाते बुक किसी को आप कुछ हेलो वो आने का इसके भाई इसके कुछ तेरे पास है।